Hi everyone, this is Akash. Let us continue with your chapter number 1, that is Introduction to Design for Diploma Semester 5 students. Now in this lecture guys, we are going to learn about something called as endurance limit. तो ये endurance limit क्या होता है ये समझने का ट्राई करेंगे. And there is a curve called as SN curve. तो वो समझेंगे. ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स के लिए आता है. तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 होता है वहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है. नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पस मैं आपके लिए वाला डेफिनेशन रीड करवा देता हूँ. तो डेफिनेशन से इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग. ओके, तो मैं फिलहाल के लिए कुछ थोड़े पॉइंट जो है वो हाईलाइट भी कर लेता हूँ ताकि हमको बाद में आसानी हो जाए. तो दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू. किसका वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस विच अ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन विथस्टैंड विदाउट फेलियर. मतलब बिना फेलियर हुए कोई अगर एक मटेरियल है जो रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, ऑफ लोड्स, इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस और फटीग लिमिट. क्या समझा? कुछ नहीं समझा, मुझे पता है. ठीक है, हैपेंस, पार्ट ऑफ लाइफ. धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके पढ़ने का समझने का ट्राई करते हैं. तो सपोज मेरे पास ये वाला स्पेसिमेन है सामने. इस स्पेसिमेन को मैं क्या कर रहा हूँ पता है? पहले मैंने यहाँ पे टेंजाइल नेचर के लोड लगा दिए विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. कोई बड़ी बात नहीं है. तो जैसे मैं यहाँ पे टेंजाइल नेचर का फोर्स लगा दूंगा, कॉमन सेंस की बात है, जो मटेरियल है वो उसका लेंथ इलोंगेट हो जाएगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. फिर जब भी मैं मैक्सिमम टेंशन के पास पहुंच जाऊंगा, राइट, जितना भी मेरा ताकत है एकदम मैक्सिमम खींच लिया है, फिर मैं क्या करूंगा? मैं उसको कंप्रेसिव लोड अप्लाई करना चालू कर दूंगा. मतलब जो मैंने टेंजाइल नेचर का लोड अप्लाई किया था मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद उसका डायरेक्शन में रिवर्स कर दूंगा और यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स ऐड करना चालू कर दूंगा. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन, राइट. तो क्या होगा? इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज होना चालू होगा, डिक्रीज होना चालू होगा और कंप्रेस होगा, राइट. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू रिवर्स द स्ट्रेस, रिवर्स द नेचर ऑफ स्ट्रेस. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. डेफिनेशन की तरफ मत देखो, मैं फिलहाल के लिए जो बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ध्यान समझने का ट्राई किया. तो क्या किया मैंने स्ट्रेस को रिवर्स किया. ये इतना समझ में आया? ठीक है. अभी इसको एक्चुअली क्या हो रहा है ना, उसको सिंपल एनिमेशन के जरिए बताने का ट्राई करता हूँ मैं. लेट मी जस्ट इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग. जब भी मैं टेंजाइल नेचर का लोड अप्लाई करूँगा तो मटेरियल ऐसा जाएगा. फिर जब भी मैं कंप्रेसिव नेचर का लोड अप्लाई करूँ तो ऐसा जाएगा, राइट. और मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ साइकिल्स के बारे में. मतलब ये रिपीट करूँगा. एक बार होने के बाद वापस कंप्रेसिव नेचर मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, फिर बाद में वापस इसको रिपीट करूंगा. एंड आई विल कीप ऑन परफॉर्मिंग दिस अनलेस एंड अनटिल द मटेरियल ब्रेक्स, या फिर जब तक मुझे मटेरियल को टेस्ट नहीं करना है तब तक. ठीक है, तो शायद मैं इसको 2 बार करूंगा. फिर मैं कोई एक डिफरेंट लोड लगा के देखूंगा कि मटेरियल टूटता है कि नहीं टूटता है, और अगर टूट रहा है तो कौन से लेवल या फिर कौन से स्ट्रेस पे टूट रहा है. फिर मैं शायद 50 बार ऐसा करूँ और फिर बाद में मैं लोड लगा के देखूँ कि कौन से स्ट्रेस पे टूट रहा है, या फिर मैं 100 बार करूँ फिर बाद में देखूँ कि कौन से स्ट्रेस पे टूट रहा है. तो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू डू. तो ये जो मैंने फिलहाल किया कि मैक्सिमम टेंजाइल नेचर तक लेके गया, फिर बाद में मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट किया, इसी को अगर मैं टाइम के साथ प्लॉट करूँ तो मुझे एक कर्व मिलेगा. वो समझने का ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे ये ग्राफ है, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट टेंशन में है, नीचे वाला पार्ट कंप्रेशन डिनोट करेगा, और जो आपका एक्स एक्सेस है वो आपको टाइम डिनोट करेगा, राइट. तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पहले हम लोग टेंजाइल नेचर का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन इज फर्स्ट द टेंशन विल इंक्रीज, राइट. पहले क्या होगा? टेंशन विल इंक्रीज. फिर टेंशन के मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू पीपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पहले हम लोग क्या कर रहे थे? टेंजाइल नेचर का लोड अप्लाई कर रहे थे. तो जैसे ही मैं टेंजाइल नेचर का लोड अप्लाई करूंगा उसका वैल्यू बढ़ेगा. फिर मैं एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता हूँ, फिर उसके बाद में कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना चालू करता हूँ. ठीक है, फिर यहाँ पे जब भी आएगा तभी मटेरियल उसके ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा. पर मैं रुकता नहीं हूँ. मैं क्या करता हूँ? मैं कंप्रेसिव लोड लगाते रहता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव लेवल तक चला जाएगा, फिर बाद में वापस मैं इसको लेके ऐसा करूँगा. और ये साइकिल को मैं रिपीट करते जाऊँगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ टाइम आई वांट टू रिपीट द साइकिल. तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी हाउ मच अमाउंट ऑफ साइकिल्स आई वांट टू परफॉर्म, राइट. तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट. तो यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है ना गाइस, दिस पर्टिकुलर लेवल, ये क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स मैक्सिमम टी. मैक्सिमम टी यानी मैक्सिमम टेंजाइल स्ट्रेस. और ये वाला पॉइंट क्या डिनोट करेगा? ये वाला डिनोट करेगा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट. सो दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज. तो ग्राफ देख के पता चलता है कि हम लोग स्ट्रेस को रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है, तो आई थिंक ये रिवर्स वाला पार्ट समझ में आ गया रहेगा. अभी यहाँ पे बेंडिंग तो किया नहीं आपने, सर बेंडिंग किया नहीं, तो इसको आप कैसे बोल सकते हो कि ये रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस है? बताता हूँ. लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्केल. गिर गया था नीचे, तो नाउ इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी. Just a second, let me just see if everything is okay. Nothing has to be right. Everything is okay. We can continue with the session.
ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक सामने एक आपको स्केल दिखाई देता रहेगा, राइट। सो दिस इज द स्केल इन फ्रंट ऑफ मी। स्केल की बहुत सारे फाइबर्स है, ये पतला स्केल है, बट आप ऐसा अज्यूम करो कि मेरे पास एक मोटा वाला ऐसा रेक्टेंगुलर बार है, उसको मैं अगर ऐसा बेंड कर रहा हूँ तो कहने से वी आर गेटिंग इनटू बेंडिंग। तो जब भी हम लोग ऐसा बेंड करते हैं तो ऊपर वाला जो लेयर्स होता है दैट विल अंडरगो इन द टेंशन, और नीचे वाला लेयर जो होगा कंप्रेशन में। तो जब भी मैं ऐसा बेंड करता हूँ तो ऊपर वाला चला जाता है टेंशन में, नीचे वाला जाता है कंप्रेशन में। अगर मैं बेंडिंग को रिवर्स कर दूँ तो क्या होगा, अभी जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला जो लेयर है दैट विल अंडरगो कंप्रेशन एंड नीचे वाला चला जाएगा अंडर टेंशन। ये समझ में आ रहा है। तो हम लोग ने किया क्या, हम लोग ने बेंडिंग को रिवर्स किया, बट जब भी हम लोग बेंडिंग को रिवर्स करें तभी क्या हो रहा है, तभी ऊपर वाला जो पहले टेंशन में था वो कंप्रेशन में चला जाएगा, और नीचे वाला जो पहले कंप्रेशन में था वो अभी टेंशन में चला जाएगा। मतलब सर मोटा मोटा बात यही बता रहे हो कि जो स्ट्रेस का नेचर है ना वो साइकिल के हिसाब से चेंज होते रहता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ टाइम आई वांट टू रिपीट द साइकिल, राइट। तो हम लोग बात करने वाले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस। तो आई एम श्योर आपको इतना तो पता चला कि इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड्योरेंस लिमिट और इन ऑर्डर टू वेरीफाई और सी दी एंड्योरेंस लिमिट आपको बार बार रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, इतना हो गया, हजम हो गया। अगर हो गया रहेगा तो यार बटन पे लाइक दबा देना, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट विच अ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन विथस्टैंड विदाउट फेलियर। मतलब हम लोग ये करते जाएंगे बट जो आपका मटेरियल है ना वो फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फेल नहीं होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। मतलब कितने बार भी मैं इस साइकिल को रिपीट करूँ, मतलब ऐसा कितने बार भी करूँ, मोड़ूँ, जो मटेरियल है वो फेल नहीं होगा। तो वो जो स्ट्रेस का लिमिट होगा जिस पे वो फेल नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लिमिट, राइट। अब ये एस एन कर्व क्या होता है वो बताने का ट्राई करता हूँ। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मेरा चेहरा शिफ्ट कर लेता हूँ ये साइड और मैं आपको ग्राफ बताता हूँ कि एस एन कर्व कैसे प्लॉट करता हूँ। तो एक्स वाई वाला आपका सिंपल ग्राफ है, यहाँ पे स्ट्रेस और यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स है। ना बात ऐसी है कि जब भी मैं साइकिल्स को परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी अगर मैं बार बार ऐसा रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई करूँ तो व्हाट विल हैपन इज दिस मटेरियल विल फेल एट अ लेवल विच इज स्लाइटली लोअर देन इज एक्चुअल फेलियर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट सपोज इसके ऊपर एक भी बार मैंने ऐसा बेंडिंग स्ट्रेस का साइकिल अप्लाई नहीं किया है तो लेट सपोज ये जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा व्हेन द स्ट्रेस का वैल्यू रीचेस एज 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, क्विक एक नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पता चले। फिर बाद में लेट सपोज अगर मैंने इसको 10 बार ऐसा मोड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ गया रहेगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक हो गया रहेगा एंड लोड लगाने के बाद शायद उतना ही लोड लगाने के बाद शायद ये मटेरियल 1000 पे ना टूट के 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे जैसे मैं नंबर्स को इंक्रीज कर दूंगा, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइकिल्स को इंक्रीज कर दूंगा, ये जो नंबर है ना वो भी डिक्रीज होते जाएगा। मतलब लेट सपोज अगर मैंने 150 बार अगर ऐसा मोड़ के वापस वो वाला पार्ट किया है, राइट, इफ आई एम रिवर्सिंग द बेंडिंग स्ट्रेस, what will happen is the material that we are having it will break at a point which is lower than the actual value। मतलब सिग्मा ये जो है ना 1000 इससे बहुत ही कम वैल्यू पे टूट जाएगा, राइट। बट हमने जब इसको बहुत बार ऑब्जर्व किया तो हमें एक ग्राफ पता चला और ग्राफ में क्या बोला था कि आपको सब लेट सपोज एक ऐसा पार्ट मिलेगा। अब ये जो डॉट है दोज आर नथिंग बट द स्ट्रेस लेवल जब भी आपने मटेरियल ब्रेक होना चालू हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको 10 बार किया, इफ n इज इक्वल टू 10, तो मुझे पता चलता है जब ये n 10 था, राइट, तो मेरा जो मटेरियल था वो ये वाले स्ट्रेस पे टूट गया। लेट सपोज ये था 1000, ठीक है। फिर बाद में अगर मैंने 50 बार इसको ऐसा बेंड किया तो ये वाले स्ट्रेस पे ब्रेक हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये बहुत ही अनइवन ग्राफ था तो हमको लॉगरिथमिक स्केल अप्लाई करके एक इवन ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है विच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, राइट। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स बहुत इंक्रीज होना चालू होते हैं उसके बाद में देखता हूँ ये जो कर्व है ना ये ऑलमोस्ट फ्लैट होना चालू हो गया, राइट। दिस कर्व इज ऑलमोस्ट गेटिंग फ्लैट। फ्लैट होने का मतलब क्या है कि लेट सपोज ये ऐसा सोच लिया कि यहाँ से ये जब नंबर ऑफ साइकिल लेट सपोज 100 हो गया, राइट, मतलब 100 बार हम लोग ने ऊपर नीचे किया तो उसके बाद जो स्ट्रेस का वैल्यू था वो नीचे जा ही नहीं रहा है। मतलब आप 100 बार उसको बेंड करो या 200 बार बेंड करो, राइट, वो मटेरियल आप अगर लेट सपोज 500 स्ट्रेस के आसपास लेके आ जाओगे, 500 स्ट्रेस के आसपास लेके आ जाओगे तो वो टूट ही जाएगा। मतलब 100 के 100 लेट सपोज इफ यू हैव मूव्ड दिस 100 टाइम्स, 100 बार अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया है तो ये मटेरियल अल्टीमेटली लोड कितने ऊपर ब्रेक होने वाला है, ये ब्रेक हो जाएगा एट दी स्ट्रेस ऑफ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो ये जो लिमिट होता है ना, ये जो लेवल होता है, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं एंड्योरेंस लेवल या फिर एंड्योरेंस लिमिट। तो गाइस इस लेवल को
इस लेवल को जिसके बाद आप कितना भी साइकिल इंक्रीज करो आपका जो फेलियर है वो उसी लेवल पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस लिमिट। समझने का ट्राई करना, दिस इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस लिमिट। तो इस लिमिट को बोलते हैं हम लोग एंड्योरेंस लिमिट या फटीग लिमिट, जो आपको ना वर्ड इस्तेमाल करना है, बट दोनों वर्ड्स याद रखने का ट्राई करना, ओके। बट इसका इस्तेमाल क्या करना है ना, हैज एन इंजीनियर अगर मैंने बोला है कि आपको, लेट सपोज ये स्केल का ही एग्जांपल लेता हूँ, ये स्केल जो है इसका एंड्योरेंस लिमिट है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो आप जो इसके अंदर आप, और मैंने बोला है कि आपको इसको डिज़ाइन करना है, राइट। तो आप इसको डिज़ाइन करते वक्त इसके अंदर वाला स्ट्रेस 500 के ऊपर जाने के लिए अलाउ करोगे या 500 के नीचे जाने के लिए अलाउ करोगे? मतलब वापस रिपीट करता हूँ, मतलब आपको पता है कि यार अगर मैंने कितने भी इस बार इसके ऊपर साइकिल्स परफॉर्म किए तो ये 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास स्ट्रेस है तो ये टूट जाएगा। तो 500 तक न्यूटन मीटर स्क्वायर तक स्ट्रेस जाना चाहिए कि उसके नीचे ही रहना चाहिए, या उसके ऊपर जाएगा तो भी चलेगा? क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना, फिर बाद में वीडियो आगे देखना। तो ऑब्वियस ही बात है कि यार अगर आपको पता है कि ये 500 तक अगर स्ट्रेच जाएगा तो टूट जाएगा, तो आप एज एन इंजीनियर सोचोगे कि उतने तक स्ट्रेच जाना ही नहीं चाहिए, राइट। तो इसके नीचे अगर आप कोई भी स्ट्रेस का वैल्यू डिज़ाइन के लिए बना दो तो कहने से आपका जो मटेरियल है इट विल नॉट फेल बिकॉज ऑफ फटीग, और बिकॉज ऑफ फटीग या फिर बिकॉज ऑफ रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस आपका मटेरियल फेल नहीं होगा, फिर कितने बार भी आप उसको रिवर्स करो। दिस इज थियोरेटिकल, वैसे तो हो जाता है बट स्टिल दिस इज अ वेरी थियोरेटिकल वैल्यू और ऐसा पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। सो दिस कंसेप्ट गाइस, जिसके नीचे ऐसा एक लिमिट जिसके नीचे अगर आप आपका डिज़ाइन स्ट्रेस रखोगे तो वहाँ पे आपका फटीग फेलियर नहीं होगा, उस लेवल को बोलते हैं हम लोग एंड्योरेंस लिमिट, राइट। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझा रहेगा। प्लीज़ अगर नहीं समझा तो कमेंट्स में मेरे को बताओ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, बट आई एम श्योर कि यार ये समझा रहेगा, इसमें और समझाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ लेट मी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, दिस वीडियो, दैट इज डेजिग्नेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो मैंने देखा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी दैट इज MSBT के पेपर्स में फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है या 2 मार्क के लिए आता है। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वापस ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको उन लोग कुछ मटेरियल के टर्मिनोलॉजीज दे देंगे और आप लोग को वो बोलेंगे कि इनका पूरा डिस्क्रिप्शन में बताओ कि इनका है क्या, मतलब मटेरियल क्या है वो बताना है। तो फॉर दैट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रट्टा मार लेते हैं जो एग्जाम में प्रीवियसली आया, तो वैसा मत करो, बिकॉज यार अगर नसीब खराब हुआ, जो कि हमारा हो सकता है, तो कुछ भी आ जाएगा और फिर तभी फंस जाओगे, ठीक है। तो एक तरीका है जिससे आपको याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है, छोटा सा पार्ट याद रखो, बाकी पार्ट ट्रस्ट में आपको खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर जो मैं मेथड बता रहा हूँ अगर आपको बढ़िया लगा ना तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आई डोंट गेट अ फीडबैक आई वोंट बी एबल टू इंप्रूव द कंटेंट। आई जस्ट वांट टू नो कि यार आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ पे उनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अभी इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मैं डिवाइडिंग फैक्टर बोलता हूँ, बिकॉज आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में। नाउ दीज मटेरियल्स का नाम सबका नहीं बता रहा हूँ, देखो कुछ क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, सिलिकॉन है, वेनेडियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, वेनेडियम है, सॉरी हाँ ये लीड है, कॉपर है, टिन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है। तो ऐसे मटेरियल्स हैं। अगर आपको किसी और मटेरियल का नाम देखना है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो यू कैन जस्ट गूगल इट, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको है ना इनके नाम के सामने वाला नंबर आपको याद रखना है, राइट। दिस इज द ओनली टेबल दैट यू नीड टू रिमेंबर, बाकी और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। कुछ एक जिंगल बना लो तो आपको ये वाला पार्ट भी याद हो जाएगा, राइट। अभी करना क्या है, लेट सपोज आपको इस मटेरियल का ऐसा नाम देते हैं 40 Cr4 मोलिब्डेनम 20 रादर 2, राइट। तो यहाँ पे जो पहला नंबर होता है ना, पहला नंबर आपको बताएगा अबाउट कार्बन परसेंटेज कितना है वो बताएगा, राइट। कार्बन का परसेंटेज कितना है मटेरियल के अंदर, उस एलॉय के अंदर मटेरियल कार्बन परसेंटेज कितना है वो बताएगा। तो ये जो पहला नंबर होता है ना उसको हमेशा डिवाइड करना है बाय 100। तो जब भी आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 0.4 और फिर ये हो जाएगा परसेंटेज लगा देना, मतलब मटेरियल के अंदर 0.4% ऑफ कार्बन है। अब ये क्रोमियम है बट यहाँ पे 40 पहला जो नंबर होता है वो कार्बन के बारे में बताता है, ये समझ में आ रहा है। दूसरा क्या दिया है, Cr स्टैंड फॉर क्रोमियम, क्रोमियम के आगे वाला नंबर दिया है, तो ये नंबर बताएगा कि यार क्रोमियम का परसेंटेज कितना है, समझ में आ रहा है ना। क्रोमियम देखो यहाँ पे आ रहा है और इसके यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो नंबर है इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे इसको आप डिवाइडिंग फैक्टर की तरह याद रखो। तो 4 को 4 के साथ डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1। दैट मीन्स क्रोमियम का परसेंट कितना है अपने पास, क्रोमियम का परसेंट है 1। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट कार्बन परसेंट, राइट, एंड दिस ओवर योर इज नथिंग बट क्रोमियम परसेंट, दैट इज नथिंग बट Cr। वापस मोलिब्डेनम कितना है इस एलॉय में वो बताएगा आपको ये वाला नंबर। अभी मोलिब्डेनम देखोगे तो मोलिब्डेनम यहाँ है, इसके आगे वाला नंबर है 10। तो हम लोग इस नंबर को डिवाइड करेंगे बाय 10 और आपका मोलिब्डेनम का परसेंटेज आएगा 0.2%, दैट इज नथिंग बट मोलिब्डेनम,
समझ में आ रहा है गाइस? तो गाइस आप पूरा सब कुछ ये ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आई डोंट वांट यू पीपल टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत ही गलत तरीका होगा। सही तरीका है कि यार किसी तरह ये वाला टेबल याद रख लो। इसमें तो नंबर भी सिंपल है, 4, 10, 100, सिर्फ आपको इनका अरेंजमेंट याद रखना पड़ेगा, राइट। थोड़ा तो चैलेंज होगा ही, राइट, इंजीनियरिंग कर रहे, हलवा थोड़ी है, राइट। So let me just erase some part of it and let me show you the answer. So guys, this is the answer that you need to write in the exam. आपको लिखना पड़ेगा this is alloy steel having 0.4% of carbon, 1% of chromium and 0.2% of molybdenum. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इनका जो नाम है ना वो भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नाम याद नहीं है और ये मेथड मैंने बता दिया फिर भी आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपको उसका नाम पता होना चाहिए, राइट। सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर मटेरियल। और एक एग्जांपल मैं कर लेता हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए। 20 का मतलब कहने से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी 0.2% ऑफ कार्बन। एंड देन सेकंड है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज 2, बट यहाँ पे 2 नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, Mn कहाँ पे है, 4 पे है। तो इस नंबर को अगर मैं 4 के साथ डिवाइड करूँ, राइट, ये मेंटली करना है, पेपर में बताना नहीं तो आप करके आ जाओगे। दिस विल कम आउट टू बी 0.5। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास 0.5% ऑफ मैंगनीज है, ये वाला पार्ट पता चल जाता है। एंड दिस इज द आंसर। तो दैट इज एलॉय स्टील हैविंग 0.2% ऑफ कार्बन एंड 0.5% ऑफ मैंगनीज। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा रहेगा, राइट। नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल जो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाउ बिफोर यू प्रोसीड द वीडियो आई वांट यू पीपल टू राइट दी सेम स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ पे रखा है ना गाइस, वैसे मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट्स में इसका आंसर दे दो ताकि यार प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए। आप मुझे पता चलेगा कि यार आपको आ रहा है करके, तो बहुत सुकून मिलता है, बाकी और कुछ नहीं, राइट। तो आई होप आपने टाइप किया रहेगा। मैं वीडियो आगे लेता हूँ और फिर आप देख लेना। सो दिस इज़ द आंसर। देखो, चेक करो आपका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं। आई होप आपको बराबर आता रहेगा। तो ये वाला टेबल याद करने का ट्राई करो, बाकी का कोई टेंशन नहीं है, राइट ना। ये किसके लिए था, ये एलॉय के लिए था, याद रखना ये एलॉय के लिए। कैसे पता चलेगा एलॉय है, यार देखो ना यहाँ पे दो अलग अलग मेटल हम लोग ने इस्तेमाल किए, दो अलग अलग मटेरियल्स को कंबाइन करके एक नया मेटल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट्स एन एलॉय, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड कांसेप्ट जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट हाई एलॉय स्टील। किसके बारे में, हाई मतलब उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। अभी इससे ये पता कैसे चल रहा है कि सर ये वाला हाई एलॉय है, ये तो पिछले वाले नंबर जैसा ही दिखाई दे रहा है, पिछले वाले मटेरियल के नाम जैसे ही दिखाई दे रहा है। नाउ गाइस, जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस इज एन हाई एलॉय स्टील और नॉट, देयर आर 2 मेथड्स। वन, इस नंबर के यहाँ पे इस नाम के आगे अगर मैंने x लगा दिया तो पता चलता है दिस इज अ हाई एलॉय स्टील, राइट। बट लेट्स सपोज अगर x नहीं है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए आपको देखना है कि यार क्रोमियम के आगे का नंबर कितना है। अगर क्रोमियम का आगे का नंबर इफ इट इज ग्रेटर देन 10, इफ इट्स नॉट ग्रेटर देन 10, इफ इट इज ग्रेटर देन 9, इफ इट इज ग्रेटर देन 9, अगर ये 9 से ग्रेटर होगा, सॉरी ऐसे बता देंगे, इफ इट इज ग्रेटर देन 9, ये क्रोमियम का नंबर अगर ग्रेटर देन 9 होगा तो ये हाई एलॉय स्टील में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 18 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये हाई एलॉय स्टील में आता है। बट यार क्यों सीखना है सर, आपने वो मेथड तो बता दिया ना, तो वो मेथड यहाँ पे नहीं कर सकते क्या, एक्चुअली नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज जैसे आपको पता चलेगा कि ये हाई एलॉय स्टील है, आपको ये टेबल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये नंबर्स डायरेक्टली उठाने। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट दिस इज 20 मतलब कितना, 20 मतलब 0.2% ऑफ व्हाट, 0.2% ऑफ कार्बन, ये आ जाएगा मेरा। सेकंड क्या है, 18। अभी ये मेरे को पता है हाई एलॉय स्टील है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा 18%, मैं किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पे है निकल का परसेंट कितना है, आई एम हैविंग 2% ऑफ निकल, सो दिस इज नथिंग बट क्रोमियम परसेंट एंड दिस इज नथिंग बट निकल का परसेंट। समझ में आ रहा है। सो गाइस दिस इज द आंसर, दैट इज एलॉय स्टील हैविंग 0.2% ऑफ कार्बन, 18% ऑफ क्रोमियम एंड 2% ऑफ निकल, राइट। नाउ दिस वाज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर और द एलॉयज। द सेकंड वे इज दिस, हाई एलॉय स्टील की अभी यहाँ पे x है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला पार्ट नहीं इस्तेमाल करना है, जो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर दिया वही इस्तेमाल करना है। तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन बिफोर यू मूव द वीडियो फर्दर। एक बार कमेंट्स में खुद लिख लो, फिर बाद में वेरीफाई करो, तो आपका प्रैक्टिस भी यही पे हो जाएगा। बार बार अलग से करने का जरूरत नहीं, 4 मार्क का ही तो क्वेश्चन है यार, कितना टाइम डालेगा इसमें, राइट। सो आई होप आपने लिखा रहेगा, इफ़ नॉट देन क्या करें, मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे ये गलती से मैंने यहाँ पे आई गेस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाला, इसलिए दिस इज कमिंग दिस वे। सो दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, लेट मी टेल यू, ये रॉन्ग है, ये वाला मत लिखना इसका आंसर। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.2% ऑफ एलॉय स्टील हैविंग 0.2% ऑफ कार्बन, देन 16% ऑफ क्रोमियम एंड 2% ऑफ निकल, दैट वुड बी द आंसर। समझ में आ रहा है। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा, दैट इज नथिंग बट डेजिग्नेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल।
ओके, नाउ कंप्लीट नहीं हुआ है और एक लास्ट का पार्ट है, ये वाला पार्ट भी आता है. लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड बिफोर आई मूव फर्दर यार, अगर आपको ये वाला कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट. और पूरा एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ फॉर डिप्लोमा सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट EMD, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन. तो आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते जाएगा. एंड एवरी वीडियो is coming on every Friday and every Monday. Every Friday and Monday the videos will keep on coming. And description में मैंने एक WhatsApp का ग्रुप का लिंक दिया है that is specifically for semester 5 का स्टूडेंट from MSBT जो semester 5 में है, right, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए. वहाँ पे मैं आपको नोट्स या फिर बाकी का कोई कंटेंट रहेगा उसका अपडेट्स देते जाऊँगा, राइट. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट कनेक्टेड विद अस, राइट. नाउ लेट मी कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. यहाँ पे हम बात का सेम पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं. जैसे मैंने वो वाला बॉक्स याद रखने के लिए बोला था, यहाँ पे वापस आपको ये वाला बॉक्स याद रखना है, ठीक है. तो ये वाले बॉक्स में मैंने कुछ 4 नाम दिए और उनका सिग्निफिकेंस नहीं, उनका नाम डिनोट कर कैसे करते. तो कास्ट आयरन को, ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग ये सिंबल से डिनोट करेंगे. WM स्टैंड्स फॉर वाइट मेलिएबल कास्ट आयरन, BM स्टैंड्स फॉर ब्लैक मेलिएबल कास्ट आयरन, नोडुलर और स्पेरॉइडल कास्ट आयरन स्टैंड्स SG, स्टील FE, राइट. अब इसको डिनोट कैसे करेंगे फॉर एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मेजॉरिटी टाइम ये आएगा आपको एग्जाम में. FG क्या है? FG इज नथिंग बट ग्रे कास्ट आयरन. तो आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, ग्रे कास्ट आयरन विद अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 200 मेगापास्कल, दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर mm². तो आगे का जो नंबर है वो यहाँ पे लिखना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा. और FG मतलब क्या? FG मतलब ग्रे कास्ट आयरन. तो ये वाला आंसर आ जाएगा, राइट. अभी अपने मन के अंदर ही कमेंट्स डालने का जरूरत नहीं. आई होप ये वाला आपको आ जाएगा बोलने के लिए. मैं वीडियो पॉज करता हूँ, वीडियो पॉज कर लो आप, और मैं सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ और आप देखो कि आपका जो अंदाज़ा था वो सही आ रहा है कि नहीं. आया नहीं आया मुझे पता नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना whether you got it right or not. So that was about gray cast iron, that is FG. So I'll write gray cast iron tensile strength 300 megapascal, and megapascal can be written as Newton per mm², right. Then we have WM 400. Now WM stands for white malleable, right, white malleable cast iron. तो यहाँ पे white malleable cast iron with minimum tensile strength of 400 Newton per mm². सिमिलरली मैं black malleable cast iron के लिए भी बात कर सकता हूँ. यहाँ पे आएगा black malleable cast iron with 300 Newton per mm² tensile strength. सो हमने ये 2 पार्ट के बारे में बात कर लिया. थर्ड वाला है नोडुलर और स्पेरॉइडल कास्ट आयरन. नाउ ये वाला पार्ट एग्जाम में ज़्यादा पूछते नहीं है बट कर लो यार, सिलेबस में है तो आना चाहिए. तो यहाँ पे लिखना है स्पेरॉइडल ग्राफाइट कास्ट आयरन विद मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 450 न्यूटन पर mm² एंड 10% इलोंगेशन. तो यहाँ पे स्लैश डाल के 10 डाला है, दैट इज फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ इलोंगेशन इज गोइंग टू हैपन उसके लिए. लास्ट में अपना प्यारा सा स्टील वाला मटेरियल है जो कि हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं. तो FE90 स्टैंड्स फॉर स्टील. तो स्टील विद मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 290 न्यूटन पर mm². वन थिंग दैट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल ऑब्जर्व इसकी हर जगह पे यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में ही बात किया है. वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हो सकता है बट लिखने का जरूरत नहीं, लिखते वक्त हमेशा हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ही लिखते हैं. तो आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर अच्छा लगा रहेगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. दिस इज आकाश सावंत साइनिंग ऑफ. कीप लर्निंग. थैंक यू एवरीवन.